हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं एक नया लेक्चर लेके आ गया हूँ तुम सबके साथ। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोर्ड्स के मायने में, नीट के मायने में और जेई के मायने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है क्या। और एक और बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर के लिए, है ना। मतलब हमारा लिक्विड मेन हमारा सॉल्वेंट होगा और जो हमारा सॉल्यूट होगा वो कौन होगा, हमारा सॉलिड, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग ने कंसंट्रेशन टर्म्स को बहुत अच्छे से कवर किया था, उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। यहाँ पे भी हम लोग जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में करेंगे, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है ना। तो देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक वैसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किस पे डिपेंड करती है, बेसिकली हमारे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सर ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती है, हमारे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। इज दैट क्लियर। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जहां जहां पे भी आए, जैसे कि मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैलिटी हो गई, मोलैरिटी हो गई, क्योंकि ये इन सब के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आते ही है ना। तो ऐसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है, दोस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली इसमें कौन सी है, हमारी RLVP, बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी कौन सी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर। तीसरी कौन सी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। और लास्ट कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इज दैट क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है अपने पास, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP बेसिकली। उसके लिए हम लोग को छोटा सा एक सब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, बेसिकली लॉ कह लो, जिसका नाम क्या है, राउल्स लॉ, क्योंकि इसी से हम लोग जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। राउल्स लॉ क्या है, राउल्स लॉ। तो देखो मेरे पास दो डेफिनेशन है, तुम लोग को जो समझ में आए, जो कंसिडरेबल लगे वो करना। उसमें से एक मेरे पास एनसीईआरटी की है और एक मेरे पास मेरी खुद की डेफिनेशन है ना। जो तुम लोग को ठीक लगे तुम लोग वो लिख सकते हो। एग्जाम में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग जो एनसीईआरटी की लाइन है वो एज इट इज लिखो, है ना। उसमें मार्क्स करने के चांसेस कम से कम रहते हैं, बट जो एनसीईआरटी की लाइन है उसमें समझ में थोड़ा सा कम आता है, इसीलिए मैंने मेरी एक अलग से डेफिनेशन भी लाई है, तो आप उसको भी देख सकते हो, है ना। ठीक, चलो। तो सबसे पहले मैं मेरी डेफिनेशन डिस्कस करता हूँ। द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ मिक्सचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना। इसको मैं आगे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पे तुम लोग को ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा, है ना। एनसीईआरटी क्या कहता है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution, है ना। बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से अगर माने तो एनसीईआरटी कहना क्या चाह रहा है कि हमारा जो पीएस है, पीएस बेसिकली क्या है, पीएस है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर। और तुम लोग को पता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे हमारा पी नॉट मोल फ्रैक्शन इनटू सॉल्वेंट हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, राउल्स लॉ, है ना। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमारे पास अभी के लिए एकदम प्योर सॉल्वेंट है ना। इसके अंदर क्या है, बेसिकली एक प्योर सॉल्वेंट है ना, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना कोई सॉल्यूट है ना कोई पार्टिकल है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्या है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है ना। इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग सॉलिड सोल्यूट, एडिंग सॉलिड सोल्यूट, है ना। इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया है, एक सॉलिड सोल्यूट ऐड किया है, जैसे कि मान लो चीनी, है ना। तो ये अपना एक सॉल्यूशन बन जाएगा, हाँ या ना, सही है ना। ठीक, अब ये मेरे पास क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक, अब सुनो, क्या तुम लोग को पता है कि हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है उसका भी वेपर प्रेशर होगा कुछ ना कुछ, हाँ या ना। ठीक, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग मानेंगे पी नॉट,
है ना। और इसका जो वेव प्रेशर होगा, जो सॉल्यूशन का वेव प्रेशर है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, पीएस, है ना। और तुम सबको पता है कि जो पी नॉट की वैल्यू है और जो पी एस की वैल्यू है, उसमें किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है पी नॉट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर निकल रहे हैं वो सॉल्वेंट के होंगे, है ना। वेपर प्रेशर ऑब्वियसली बात है वो एक सॉल्वेंट लिक्विड का होगा, ठीक। अब तुम लोग यहाँ पे जैसे ही देखो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे सॉलिड पार्टिकल्स आ जाएंगे। मैं इसको यहाँ पे शोकेस कर देता हूँ। हमारे जो सॉलिड सॉल्यूट था, क्या उसके पार्टिकल्स यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे और एक सॉल्यूशन बना लेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है अब जितनी वेपर्स बनेगी उससे तो कम ही वेपर्स बनेगी, हाँ या ना, ठीक। या फिर अगर तुम लोग मैथ्स की मदद से समझना चाहो तो मैथ्स की मदद से तुम लोग ये फॉर्मूला देख सकते हो। फॉर्मूला क्या कह रहा है, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट मोल फ्रैक्शन इनटू सॉल्वेंट, है ना। अब देखो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या तुम्हें पता है कि वो लेस देन 1 होती है, हाँ या ना। और अगर मैं कोई भी चीज को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो चीज एट द एंड क्या हो जाएगी, कमी तो हो जाएगी, अरे हाँ या ना, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 इंटू 0.1 करता हूं, है ना, हाँ ये रहा, अगर मैं 100 इंटू 0.1 करता हूं तो इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर 10 होगा, है ना। मैंने तो मल्टीप्लाई किया बट मैंने 1 से छोटी चीज से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया, ओवरऑल कम हो गया, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो पीएस है वो बेसिकली है क्या, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, तो पी नॉट जितना भी होगा, 100 होगा, 200 होगा, 1000 होगा, है ना, उससे अपन को मतलब नहीं है। पर हम लोग जैसे ही कोई मोल फ्रैक्शन की चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो पीएस था, पीएस बेसिकली क्या था, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। और ये किसका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इज ए क्लियर, है ना। और जो पी नॉट की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, ज्यादा आएगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा प्रोसीड करूं, मैं इक्वेशन वापस लिख रहा हूं। हमारी इक्वेशन क्या थी, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इज इट क्लियर, ठीक। अब तुम लोग को पता है सिंस, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं साइड पे, सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था, हाँ या ना, ठीक। चलो तो इस यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, सिंपल मैथ्स है। इसको यहाँ पे पुट करो, क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चलो इसी चीज को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पी नॉट को ही अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक। अब इस चीज को यहाँ पे लेके आओ, इस चीज को यहाँ पे लेके आओ, तो क्या बन जाएगा, पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, सही है ना, सिंपल मैथ्स है बेटा और कुछ भी नहीं है। क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, हाँ या ना। यही हमारा क्या आ गया, आर एल वी पी, है ना। वेयर वेयर अगर मैं इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। वेयर अगर मैं पी नॉट माइनस पी एस लिखूँ, पी नॉट क्या है, पी नॉट हमारा वो वाला वेपर प्रेशर है जो कि प्योर सॉल्वेंट का था, और पी एस क्या है, वो वाला वेपर प्रेशर जो किसका है, बेसिकली सॉल्यूशन का है ना। तो पी नॉट माइनस पी एस, इसको हम लोग अलग से एक नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सही है ना। जैसे कि मान लो पी नॉट का 100 था और पी एस का 80 आया, कम आया, तो पी नॉट माइनस पी एस क्या वो चेंज ही तो बता रहा है कि कितना कम हुआ, है ना। तो देखो पी नॉट माइनस पी एस को हम लोग क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं, और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, अब देखो ये रिलेटिव हो गया, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक एग्जाम में तुम्हारे 100 मार्क्स आए, 100 में से, फिर दूसरी एग्जाम में 80 आए, है ना, तो रिलेटिवली तो कम हो रहा है ना। तो तुम लोग का रिलेटिव मतलब रेफरेंस क्या है, हमारे 100 मार्क्स है ना। तो ये जो पी नॉट है ये हमारा क्या है, बेसिकली रेफरेंस है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन
वेव प्रेशर। इज दैट क्लियर? ठीक, चलो। और तुम लोग को पता है कि यहाँ पे इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ रहा है। अगेन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ही आएगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि किस पे डिपेंड करती है, हमारे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है ना। और ये प्रॉपर्टीज किसकी है? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पे नोट डाल के, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। देखो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो तुम लोग ही बताओ, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी या सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी? सीधी सी बात है कि हमारे सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी? बहुत ही ज्यादा होगी, है ना। तो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं? देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं अपन? एन अपॉन में एन है प्लस कैपिटल एन, जहाँ पे छोटा एन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। आई होप ये क्लियर है तुम्हें। अब अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन प्लस बड़ा एन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल एन, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलो मेरे भाई, एन अपॉन में कैपिटल एन, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे? जब हम लोग को क्वेश्चन में दिया हो, क्या दिया हो? मेंशन किया हो कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो तुम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आई होप तुम लोग को ये चीज समझ में आई हो। चलो एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, है ना। चलो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन में एन प्लस बड़ा एन, आया ना। इस चीज को बस हम लोग रेसिप्रोकल कर दो, है ना। रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा? पी नॉट अपॉन में पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन प्लस बड़ा एन अपॉन में छोटा एन। इसको तोड़ो, कैसे टूटेगा ये? पी नॉट अपॉन में पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस कैपिटल एन अपॉन में छोटा एन। 1 को इस तरफ लेके आओ, क्या आ जाएगा? पी नॉट अपॉन में पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस 1 इज इक्वल टू एन अपॉन में छोटा एन। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन में छोटा एन। सही है ना? ठीक, आगे देखो। हाँ आगे देखो, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या तुम लोग को लगता है कि पी नॉट कट जाएगा, है ना। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या बचेगा? बेसिकली ऊपर बचेगा हमारे पास पी एस अपॉन में पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन में छोटा एन, है ना। अगेन इसका रेसिप्रोकल कर दो, जब भी मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन में छोटा एन, है ना। तो हमारे पास ये दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है ना। अब तुम लोग बोलोगे सर आपने तो इतने सारे फॉर्मूले दे दिए, हम लोग को कौन से कब यूज़ करने हैं, है ना। तो देखो हमारे पास एक मेन फॉर्मूला ये है ना। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। ये हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है क्योंकि ये सबसे पहला है ना। और हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी जनरली हम लोग यही यूज़ करेंगे। पर सर जो आपने ये वाला फार्मूला जो डिराइव किया है यहाँ पे पर्पल वाले में, तो क्या इससे आंसर अलग आएगा? नहीं, है ना। आंसर कोई अलग नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग ने कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं माने हैं, है ना। मतलब हम लोग ने यहाँ पे सिंपल मैथ्स का यूज़ किया है और मैथ्स का यूज़ करके हम लोग ने दूसरा फार्मूला जनरेट किया है। इज दैट क्लियर? ठीक। बट सर क्या ये वाला फार्मूला हम लोग हर बार यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इसमें हम लोग ने अप्रोक्सीमेशन लिया है। तो जब भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो जब क्वेश्चन में मेंशन है कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तभी यूज़ करना है ना। तो तुम लोग फार्मूला ये यूज़ करो, या तो ये यूज़ करो, या तो कौन सा यूज़ करो? ये वाला। दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना। चलो तो यही है हमारा RLVP का कंसेप्ट। अब इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में चलो ठीक है, पहले ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। चलो ग्राफ क्या कहता है? PS वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है? जब भी ग्राफ बनाने का है तो हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, है ना। क्योंकि मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं कि कभी भी कोई ग्राफ बनता है तो उसके रिलेटेड कोई इक्वेशन होती
है ना। चलो तो इक्वेशन देख लेते हैं। पी एस इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, अरे बार बार आ रहा है, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, आया ना। ठीक, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा रीअरेंज करो, क्या हो जाएगा, पी नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। चलो पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, पी एस इज इक्वल टू माइनस पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, प्लस पी नॉट। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूँ इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, है ना। देखो जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो तुम्हें पता है कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। हमारे y एक्सिस पे क्या रहने वाला है, हमारे y एक्सिस पे रहने वाला है पी एस। पी एस क्या है, पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और हमारे x एक्सिस पे क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सर ये ग्राफ हम लोग को पता है स्टार्ट तो जीरो से होता है, बट क्या अनंत समय तक चलेगा, नहीं, अनंत समय तक नहीं जाना है। हम लोग को पता है कि जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, वो 0 से 1 तक लाई करती है, हाँ या ना। ठीक, तो हम लोग 0 से 1 तक ही जाएंगे, ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनेगा नहीं, है ना। अब देखो हमारे पास y क्या है, पी एस है ना। हमारे पास x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो हमारा y और x तो डिफाइन हो गया, m हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा, और c जो कि हमारा इंटरसेप्ट होता है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा। इज ए क्लियर। ठीक, अब तुम लोग यहाँ पे m हमारा जो स्लोप है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, बट स्लोप कैसा आएगा, मतलब ग्राफ कैसा आएगा, नीचे जाता हुआ, है ना। तो देखो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो न्यूमेरिकल्स की बारी। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एडिशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट टू 54 ग्राम वाटर रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय 1%, है ना। मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में अभी जस्ट बताया था क्या होता है, वो पी नॉट माइनस पी एस होता है ना। तो हम लोग को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे रखा है। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों कि हमारा आर एल वी पी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आरएलवीपी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पर हमारा जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ना। इस चीज का ध्यान रखना। चलो फाइंड मोलर मास। मैं तुम लोग को बताया था कि जब भी मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऐसा कुछ भी आता है, इसका मतलब जो भी क्वेश्चनर है या फिर जो भी एग्जामिनर है वो तुमसे ये जानना चाहता है कि तुम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं या फिर नहीं आते, है ना। तो जब भी मास का कुछ आए या मोलर मास का कुछ भी आए तो आंख बंद करके तुम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है ना। या फिर जिस फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो सारे फॉर्मूले यूज करके देखना है तुम्हें। इज अ क्लियर, यही हमारी अप्रोच रहती है। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो सबसे पहले सॉल्यूशन, ओके। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन में एन प्लस कैपिटल एन, आया ना। हम लोग को वाटर का दे रखा है, कितना दे रखा है, 54 ग्राम। तो कैपिटल एन कितना हो जाएगा, बोलो मेरे भाई। कैपिटल एन होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है हमारे यहाँ पास, हमारे पे वाटर, ऑब्वियस सी बात है। तो कैपिटल एन कितना हो जाएगा, 54 गिवन मास अपॉन में मोलर मास। वाटर का कितना होता है 18, कितना हो जाएगा ये 3 हो गया। ठीक, पी नॉट कितना हो गया, पी नॉट देखो परसेंटेज की बात है, तो अगर परसेंटेज जब भी आए तो हम लोग इनिशियल 100 मान लेते हैं, है ना। और कितना कम हुआ है, 1 से कम हो गया, है ना। मतलब पी नॉट माइनस पी एस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 99 अपॉन में पी नॉट कितना हो गया 100। तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1, है ना, क्योंकि हम लोग को अगेन क्या डायरेक्ट दिया हुआ है, लोअरिंग ऑफ वेव प्रेशर। पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है ना। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन जो कि हम लोग को नहीं पता, प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि अभी हम लोग ने कैपिटल एन की वैल्यू निकाली थी। ये कितना हो जाएगा 1/100 इज इक्वल टू एन अपॉन में एन प्लस 3। इसको यहाँ पे लेके जाओ, क्या हो जाएगा, एन प्लस 3 इज इक्वल टू 100 एन हो जाएगा, हाँ या ना। इसको यहाँ पे लेके आओ, क्या हो जाएगा, 99 एन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/99। 3/99 को काटो, कैसे कटेगा ये, 1/33, है ना। तो देखो 1/33
n इज इक्वल टू 1/33 इज इक्वल टू n। n क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं? गिवन मास अपन में मोलर मास। देखो गिवन मास कुछ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम, है ना। तो इसको कर लो 4 अपॉन में गिवन मास अपन मोलर मास। मोलर मास नहीं दे रखा क्योंकि अगेन हम लोग को कोई कंपाउंड पता ही नहीं है, एक सॉलिड सॉल्यूट बोल दिया इन्होंने क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई मोलर मास, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास इज इक्वल टू 4 इंटू 33। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 132 ग्राम, है ना, पर मोल। आई गेस तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि आरएफडीपी में कैसे क्वेश्चन टफ बन सकते हैं, तो वो लोग घुमा फिरा के तुम लोग को कहाँ पे ले जा सकते हैं? बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ ले जा सकते हैं, है ना। बस यही पे ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनते हैं, और तो ज़्यादा इतने टफ क्वेश्चन बनते नहीं है। इनफैक्ट हम लोग जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो वन ऑफ द ईजी चैप्टर में से मानते हैं, है ना। और ये स्कोरिंग है, अब इसमें सबके मार्क्स आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सारे ही बच्चे इसमें फिर स्कोर करें, है ना। ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? फाइंड मास इन ग्राम ऑफ सॉलिड सोल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है? 40, विच शुड बी एडेड इन 114 ग्राम ऑफ लिक्विड ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या होता है? ऑक्टेन क्या होता है? अब देखो ऑर्गेनिक आ गई। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन प्लस, अब तुम लोग ने वो फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला होता है? बोलो। CnH2n प्लस 2, याद आ रहा है कुछ? तो 16 प्लस 2 कितना हो गया? 18, है ना। ठीक, अब इसका भी मॉलिक्यूलर वेट निकाले लेते हैं हाथों हाथ। इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा कितना? मॉलिक्यूलर मास आएगा कितना? क्योंकि देखो अब हमें कंपाउंड पता है ना। तो इसका कितना आ जाएगा? 12 इंटू 8 प्लस 18 हो जाएगा, आया ना। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 114 ग्राम आ रहा है, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। ठीक, चलो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या पूछा है? फाइंड मास। इस बार देखो अगेन मास पूछा है। मैंने तुम लोग को अभी बताया, जैसे ही मास या मोलर मास आता है तो अपन को निकालना क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे तो हम लोग को कुछ आइडिया आ जाएगा कि हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। इज ए क्लियर? ठीक, चलो इज इक्वल टू एन अपॉन में एन प्लस कैपिटल एन। चलो पी नॉट कितना है? पी नॉट अगेन परसेंटेज में दिया हुआ है, तो मैंने बोला था 100 ले लेना। अब क्या दिया हुआ है? 280% हो गया है ना। तो देखो अब हम लोग को वो नहीं करना कि 1% से कम हुआ है ना। अब हो ही कितना गया? वो 80% हो गया, मतलब 100 माइनस 80 लेना है। इज दैट क्लियर? ठीक, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n अपॉन में n प्लस कैपिटल N की वैल्यू कितनी आएगी? निकाल लेते हैं। कितना दिया हुआ है? ये रहा 114 ग्राम दिया हुआ है ना। तो हम लोग ने निकाला था, गिवन मास 114 है, और हम लोग ने जो निकाला था वो भी कितना आया था? 114। आंसर कितना आ जाएगा? ये 1। इज ए क्लियर? ठीक, चलो 1 मोल आ गया। आसानी आएगी इस कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा? 20/100 इज इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? ये 1/5। 1/5 इज इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1। अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आएगा? 1 n प्लस 1 इज इक्वल टू 5n आ जाएगा। तो 4n बराबर क्या आ गया? इसको इस तरफ ले गो, 4n बराबर क्या आ जाएगा? 1, है ना। ठीक, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4। अब n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास निकालना है। मोलर मास हम लोग ने निकाला था क्या? हाँ, मॉलिक्यूलर मास अगेन दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है ना। तो आसान हो गया। तो गिवन मास को हम लोग x मान लेते हैं, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40/4 विच इज 10, है ना। तो मास कितना है? 10 ग्राम। इज अ क्लियर? चलो आगे बढ़े। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। सर यहाँ पे जो प्रेशर की यूनिट है वो टॉर में दी हुई है, क्या हम लोग को एटीएम में लेनी है? तो देखो बच्चों, ये ना एक रिलेटिव टर्म है ना, एक रेफरेंस दिया हुआ है, तो इसकी कोई भी यूनिट होगी नहीं। बस मेक श्योर करना कि जो पी नॉट की यूनिट ले रहे हो वही किसकी यूनिट हो? पीएस की भी यूनिट हो। इज ए क्लियर? ठीक, ऑल दो तुम लोग को कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है कि अगर टॉर में दिया तो तुम लोग टॉर से प्रोसीड कर सकते हो, अगर mm ऑफ एच में दिया हो तो mm ऑफ एच में प्रोसीड कर सकते हो। इज ए क्लियर? ठीक, चलो हाँ जी।
क्या दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 90 डिग्री सेल्सियस इज 1020 टॉर। 5 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट दिया हुआ है, इज एडेड इन 58.5 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। इसका अगेन मॉलिकुलर मास निकाल लो, मॉलिकुलर मास कितना आएगा इसका, 12 इंटू 6 प्लस 6 आई के 78 के आसपास आ जाएगा, एक बार चेक कर लो, +6, हाँ 78 है ना। चलो द वेपर प्रेशर बिकम्स 990 टॉर, फाइंड द मॉलिकुलर वेट इन ग्राम। अगेन देखो क्या पूछ लिया है, मॉलिकुलर वेट, तो जैसे ही मॉलिकुलर वेट पूछता अपन को क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, है ना। ठीक है चलो, फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन में एन प्लस कैपिटल एन। सर क्या हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन में कैपिटल एन। देखो तुम लोग वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, है ना। बट हम लोग ने क्या बोला था, जनरली हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला यूज करेंगे। आप लोग सेकंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो बिना झिझक के। इज दैट क्लियर? चलो हाँ जी, पी नॉट कितना दिया हुआ है हम लोग को, इनिशियल कितना था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 1020, है ना, माइनस ये कितना था, कितना हो गया 990 हो गया, है ना, डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था 1020 इज इक्वल टू एन अपॉन में एन प्लस कैपिटल एन। अब कैपिटल एन कितना हो जाएगा, कैपिटल एन कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हमें सॉल्यूट दे रखा है, ठीक है, इज एडेड इन 58.5 ग्राम, ओके, डिवाइडेड बाई 78, ये कितना हो जाएगा, आई गेस 0.75 के आसपास आएगा, है ना, एक बार चेक कर लो, 58.5 डिवाइडेड बाई 78, हाँ 0.75 है ना, 0.75 आएगा, ओके। चलो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, कितना हो जाएगा ये, 30 हो जाएगा, 1020 माइनस 990, 30 हो गया, ठीक, डिवाइडेड बाई 1020, 0 से 0 कट गया, एन अपॉन में एन प्लस 0.75, है ना, ये काटो 3, ये जाएगा आई गेस, कितना जाएगा ये 1, और ये कितना हो जाएगा 3, एक कैरी आया 12, 34, है ना, मतलब 1 अपॉन में 34 इज इक्वल टू एन अपॉन में एन प्लस 0.75। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, एन प्लस 0.75 इज इक्वल टू 34n हो जाएगा, है ना। चलो इसको इस तरफ लाओ, उसको उस तरफ जाओ, तो क्या हो जाएगा ये 33n इज इक्वल टू 0.75, है ना। 0.75 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, है ना। देखो इसी से ही कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अगर तुम लोग डेसिमल में ही बहुत ज़्यादा प्रोसीड करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफर साइड हो जाएगी, है ना, और वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो ट्राई करो कि जो डेसिमल वाले हैं उसको तुम लोग फ्रैक्शन में ला दो। इससे होगा क्या बेसिकली कि जो तुम्हारी कैलकुलेशन टाइम है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सकता है ना। चलो तो थोड़ा सा इसको 3/4 लिख सकते हैं अपन, ठीक है, 3/4 लिख दिया। इसको काटो 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, 11n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4, n बराबर कितना आ जाएगा 1/44। अगेन n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो गया, गिवन मास अपन में मोलर मास निकालना क्या है अपन को, क्या मोलर मास निकालना है ना। गिवन मास कितना दिया रखा है 5, ओके, तो गिवन मास 5 है, मॉलिकुलर वेट हम लोग को निकालना है, तो मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट जो आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 44 इंटू 5, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, बेसिकली 220 ग्राम पर मोल, है ना। चलो इसी के साथ हमारा पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म होती है। आई होप तुम लोग को ये प्रॉपर्टी समझ में आई हो, है ना। RLVP काफ़ी आसान टॉपिक है ना, काफ़ी इजी है ये, है ना। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और उसमें भी हम लोग ने पहली कवर की है कौन सी, RLVP, है ना। इसी के ही तुम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो NCERT से या फिर एग्जाम्पलर से, है ना, या फिर अपनी रिस्पेक्टिव मॉड्यूल से। इसके भी काफ़ी अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग को थोड़े देखने को मिल जाते हैं। थोड़े टफर साइड में वो 2 इक्वेशन बनाने को दे सकते हैं, या फिर कोई कंसंट्रेशन टर्म्स अलग से इंक्लूड करने को दे सकते हैं, है ना। बट आई होप तुम लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया हो। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।